हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है मानव बस्तियाँ। और ये हमारी ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। ओके, इसके आगे पोस्ट कीजिए। पहला हमारा चैप्टर का नाम है मानव बस्तियाँ। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो मानव बस्ती का अर्थ क्या? ऐसी जगह या ऐसा आवास जहाँ पर लोग क्या करते हो, निवास करते हो, वहाँ से आते जाते हो, मतलब एक क्षेत्र जहाँ पर लोगों का एक समूह निवास करता है, उसे क्या कहते हैं? मानव बस्ती कहते हैं। ओके, आप बस्ती को कैसे प्राप्त करेंगे? तो मानव आवासों के संगठित समूह को बस्ती कहते हैं। मानव के संगठित समूह को क्या कहते हैं? बस्ती कहते हैं। बस्ती में होने वाली मानविक तथा आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर इन्हें ग्रामीण व नगरीय क्रियाकलापों में वर्गीकृत किया गया है। बस्ती में जो भी काम होते हैं, अगर वो काम प्राथमिक करते हैं तो वो ग्रामीण है, लेकिन वो अगर व्यापार वगैरह करते तो वो कैसी स्थिति का? तो इन्हें कामों पर वर्गीकृत किया जाता है। गुफाओं से निकलकर मानव ने अपने लिए स्थानीय व अस्थायी बस्तियां बसानी आरंभ कर दी। जब पहले मानव क्या होता था, गुफाओं में रहता था, लेकिन जब वो गुफाओं से में निकला तो उसने क्या किया? स्थायी व अस्थायी बस्तियों का बसाना प्रारंभ कर दिया। और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। आज भी मानव क्या करता है? रहने के लिए बस्तियों में निवास करता है। स्थान, साइट एवं स्थिति के मध्य अंतर, स्थान और स्थिति के मध्य अंतर लिखना है। तो पहले स्थान, बस्तियों का स्थान। तो बस्तियों के स्थान से तात्पर्य क्या है? वहाँ की वास्तविक भूमि से, जिस पर बस्ती पर गांव विकसित हुआ है, उसकी भूमि पर से है जहाँ पर क्या हुआ है? गांव, बस्ती गांव में विकसित हुई है। बस्ती का स्थान कोई मैदानी भाग, पहाड़ी क्षेत्र अथवा नदी, यहाँ तक कि झील भी हो सकता है। बस्ती का स्थान वह निर्धारित करता है कि वहाँ जल की उपलब्धता कैसी होती है। मतलब स्थान से मीनिंग ये है कि बस्ती जहाँ पर विकसित हुई है वहाँ पर मैदानी भाग कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र है या फिर नदी तालाब भी है, और वहाँ पर जल की उपलब्धता कैसी है, ये क्या है? स्थान है। लेकिन स्थिति देखेंगे तो स्थिति में क्या है कि बस्तियों की स्थिति से तात्पर्य उस बस्ती के आसपास संबंधित उसकी स्थिति बताना है। मतलब उस बस्ती के आसपास क्या क्या चीजें वो बताना है। ठीक है, उसके बाद है बस्तियों की स्थिति का अध्ययन प्राकृतिक पर्यावरण, संस्कृति, विरासत के संदर्भ में भी किया जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में भी क्या करते हैं? हम बस्ती की जो स्थिति है वो देखते हैं। ओके, उसके बाद है कि यह प्रतिरूप किसी प्रदेश के प्राकृतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी प्रदेश के प्रतिरूप का क्या करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण निर्धारित करते हैं। मतलब ये बताते हैं कि वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो कैसा है। ओके, अभी बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार है? मतलब बस्तियों का जो वर्गीकरण है उसका आधार क्या है? तो बस्तियों के वर्गीकरण ग्राम व नगरीय आधार पर किया जाता है। हम वर्गीकरण मतलब होता है बांटना। तो हम बस्तियों को किन दो भागों में बांटते हैं? एक ग्राम और एक नगरीय। ओके, कोई बस्ती ग्रामीण है या नगरी, इसके लिए विभिन्न मानदंड अपनाए जाते हैं। कोई बस्ती ग्राम है या नगरी, इसके लिए क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें अपनाते हैं, जैसे कि जनसंख्या का आकार, वहाँ पर जनसंख्या कितनी है, ठीक है, जनसंख्या का घनत्व कैसा है, वह होने वाले आर्थिक क्रियाकलाप को भी देखते हैं कि वो लोग काम क्या करते हैं। ठीक, अब मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य बताइए। मानव भूगोल में अध्ययन का प्रमुख केंद्र मानव व मानवीय क्रियाकलाप। मानव भूगोल में जो अध्ययन है वो कौन है? मानव और मानव के क्रियाकलाप, मतलब मानव क्या क्या काम करता है। आवास मानव के जीवन की मूल भौतिक आवश्यकता। आवास जो है वो मानव की कैसी मूल भौतिक आवश्यकता है। आवासों का संगठन प्रतिरूप बस्ती कहलाता है। आवासों का जो संगठन प्रतिरूप है वो क्या कहलाता है? बस्ती कहलाता है। बस्ती एकांगी आवास से लेकर ग्रामीण, कस्बे, नगर, शहर, मेट्रो सिटी किसी भी रूप में हो सकता है। एकांगी मतलब एक घर, ठीक है, इससे लेकर गांव, नगर, शहर, मिलियन सिटी आदि के रूप में हो सकता है। मानव बस्ती के अध्ययन से मानव के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक विकास चलता है। ठीक है, और यही मानव भूगोल की विषय वस्तु भी होती है। मतलब मानव कहाँ पर निवास करता है, इसके अध्ययन से ही हमें उसकी सारी स्थिति जो होती है या उसका विकास कैसा हो रहा है, इन सब के बारे में पता चलता है। ओके, उपनगरीकरण से क्या अभिप्राय है? उपनगरीकरण एक नई प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य शहर में गहने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की उच्च गुणवत्ता की खोज के बाहर स्वच्छ व खुले क्षेत्र में जा रहे हैं। बड़े शहरों के समीप एक ऐसे महत्वपूर्ण उपनगर विकसित हो जाते हैं जहाँ से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने घर से कार्यस्थल पर जाते हैं। मतलब एक ऐसा क्षेत्र लोग क्या करते हैं, समझ लो ये कोई सिटी है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, सिटी से बाहर या इसके आसपास लोग क्या करेंगे, रहने लग जाएंगे खाली स्थानों पर, खुले स्थानों पर। तो इसे क्या कहते हैं? उपनगर कहते हैं।
ओके, विश्व नगरी किसे कहते हैं? इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब और किसने किया? पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व नगरी किसे कहते हैं, और क्या है इस शब्द का प्रयोग कब और किसने किया? तो विश्व नगरी क्या है? तो विश्व नगरी की उत्पत्ति यूनानी शब्द के मेगलोपोलिस से हुई है, जिसका प्रयोग कब किया गया था? जिसका प्रयोग सबसे पहले 1957 में जैन गोटमेटन ने किया था। विश्व नगरी एक बड़े महानगर प्रदेश को कहते हैं। विश्व नगरी किसे कहते हैं? एक बड़े महानगरी प्रदेश को कहते हैं। ओके, जो कई सन्नाग्रहों का समूह होता है। जो सन्नाग्रहों का क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के विभिन्न भागों में आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों के 5 प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि विश्व के जो विभिन्न भाग है वहाँ पर आकृति के आधार पर हमें ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप बताना है कि वहाँ पर किस प्रतिरूप से। ठीक है, पहला है रेखीय प्रतिरूप। तो रेखीय प्रतिरूप क्या होते हैं? ऐसी बस्तियों का विकास सड़कों, नहरों, नदी, रेल लाइन के किनारे के साथ साथ होता है। मतलब समझ लो ये कोई रेल लाइन है या फिर नदी, तो इनके आसपास क्या होगी? बस्तियां बसेगी। तो इसे क्या कहते हैं? रैखिक प्रतिरूप कहते हैं। ओके, फिर होता है आयताकार प्रतिरूप। ऐसी बस्तियों का विकास ऐसे स्थानों पर होता है जहाँ सड़कों एवं दूसरों को समकोण पर काटती है। आयताकार किसे कहते हैं? ऐसी बस्तियों का विकास ऐसे स्थानों पर जहाँ सड़कें एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? समकोण पर काटती है, उन्हें क्या बोलते हैं? आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। उसके बाद आता है वृत्ताकार प्रतिरूप। तो ऐसी बस्ती का मुख्य रूप से किसी तालाब, झील, हरे भरे मैदान या बागों के चारों ओर विकसित होती है। कहाँ पर होती है? झील, तालाब के चारों ओर विकसित होती है। जैसे कि तालाब है तो इसके चारों ओर क्या होता है? बस्तियां विकसित होती है। आगे तारका प्रतिरूप। कभी कभी कई सड़कें मार्ग विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाते हैं। ऐसे स्थानों पर बसे गांवों में सभी दिशाओं में आने वाली सड़कें किनारे मकान बन जाते हैं, जिसे तारे के आकार की बस्ती कहते हैं। तारे के आकार मतलब समझ लो कोई बिंदु है तो यहाँ पर इधर से भी सड़क आ रही, इधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही है, और यहाँ पर क्या होती है? बस्तियां बनी रहती है, तो इसे तारा के आकार की बस्तियां कहते हैं। फिर हमारी लास्ट है वो है टी आकार की या फिर वाई आकार की। क्रिस्टल के आकार की बस्तियां पाई जाती, मतलब इसमें ऐसे वाई आकार की या फिर टी आकार की ऐसी बस्तियां जो होती है वो पाई जाती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण बस्तियों की स्थिति को प्रभावित करने वाले मुख्य भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ग्रामीण जो बस्तियां उनको प्रभावित करने वाले कारण। तो पहला क्या होता है? जल और पूर्ति। क्या होता है कि ग्रामीण बस्तियों में जल स्रोत या जलाशय जैसे नदियाँ, झील, झरने इत्यादि समीप स्थित होते हैं। मतलब कोई ग्रामीण बस्ती है तो इसके आसपास क्या होते हैं? नदियाँ या झील होती है। कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों को असुविधाजनक स्थलों जैसे दलदले से घिरे द्वीपों व नदी किनारों के निचले स्थलों पर बसने के लिए प्रेरित करती है। भूमि मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहाँ की भूमि कृषि कार्य के लिए उपजाऊ हो। किसी भी क्षेत्र में पारंपरिक आदिवासी उपजाऊ या समतल क्षेत्रों में बसते थे। दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी, घाटी के लिए निम्न भाग व तटीय मैदानी के निकट बस्तियां बसते थे जो चावल की कृषि के लिए सहायक होते हैं। मतलब लोग क्या होते हैं या फिर ग्रामीण बस्ती के जो लोग होते हैं वो किससे जुड़े रहते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप से। ओके, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग ऐसी भूमि का चुनाव करते हैं जहाँ की मिट्टी कैसी हो? उपजाऊ हो। ठीक है, इसलिए वो ऐसे जो होते हैं इलाके चुनते हैं और वहाँ पर ही निवास करते हैं क्योंकि वो खेती कर सके वहाँ पर। अब है उच्च भूमि क्षेत्र। उच्च भूमि मानव ने अपने निवास हेतु उच्च क्षेत्रों को इसलिए चुना ताकि वहां पर बाढ़ के समय आने वाली क्षति से बचा जा सके, मकान व जीवन सुरक्षित रहे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दलदले क्षेत्र के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं जिससे कि बाढ़ व कीड़े मकोड़े से बच सके। लोग क्या करते हैं? उच्च भूमि क्षेत्र पर रहते हैं। इससे काय के लिए? ताकि वहां पर अगर बाढ़ वगैरह आती हो तो वो उससे बच सके, जिससे उनके मकान भी सुरक्षित रहे और उनका जीवन भी सुरक्षित रहे। ओके, उसके बाद आता है गृह निर्माण सामग्री। गृह निर्माण मतलब लोगों ने ग्रामीण बस्तियों को बसाने के लिए उन क्षेत्रों का चयन किया जहाँ पर जो निर्माण की सामग्री है वो ना आसानी से उपलब्ध हो जाए, जैसे कि पत्थर, लकड़ी या फिर कोई भी घर बनाने के लिए हमें जो जो सामान की जरूरत चाहिए वो उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाए। ऐसे क्षेत्र में लोग क्या करते रहना पसंद। आज के लिए इतना ही, आगे जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।